Welcome everyone. As all of you know that in this series we particularly focus on the toppers answers. ठीक है, उनकी technique and basically we basically focus on the revision for mains 2024 through topper copies. Apart from that, कि टॉप जो है अपने आंसर को ब्रेक कैसे करते हैं, इस सारी चीज़ों को सीखने की हमारी ये सीरीज है। आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले 2x में स्पीड कर लीजिए या 1.5x में, क्योंकि ठीक है कई लोगों ने बोला है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, स्लो चीज़ों को देखता हूँ। तो आज हम इशिता किशोर मैम की कॉपी यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे कि वो अपने आंसर कैसे लिख रहे थे, राइट, जिनकी वजह से उनको इतने हाई मार्क्स मिले। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके देखे हुए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये हो सकता है हेल्पफुल हो जो इस साल मेंस दे रहे हैं। ठीक है, मैं खुद भी मेंस दे रहा हूँ, तो मुझे तो लगता है कि हाँ, इन सारी चीज़ों से हेल्प ज़रूर होती है। देखिए ये सब चीज़ें कुछ अनकन्वेंशनल जैसे क्वेश्चन हमने इसमें देखे थे, राइट। और इसके पूरे क्रेडिट भी वीडियो का फोरम आईएएस को जाता है भाई। ठीक है, सबसे पहले कि देयर इज़ नो ये कॉपीराइट वगैरह, राइट, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये लिया जा रहा है। शुरू करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं कि वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन वाज मार्क्ड बाय फुल डिस्प्ले ऑफ कॉलोनियल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ये क्या है, एंड ब्रिटेन। मार्क्ड बाय फुल डिस्प्ले ऑफ कॉलोनियल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। लॉर्ड लिटन तो ठीक है, लॉर्ड रिपन ओके ओके ओके, आई गॉट इट, राइट। आई होप आपने ये क्वेश्चन ठीक है देखा। इसमें ना सिर्फ आपको आपको इनकी पॉलिसीज बतानी थी, राइट। लॉर्ड रिटन की तो डायरेक्टली लॉर्ड लिटन की इसमें पॉलिसीज ही आनी है। लॉर्ड रिपन स्पेसिफिकली क्योंकि देखो ये ना प्रो इंडियन माना जाता है, राइट। जैसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लॉर्ड रिपन ने काफी ज्यादा सेल्फ गवर्नमेंट के लिए देखिए इसका वो जो चार्टर वगैरह था, मैग्ना कार्टा ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, राइट। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड रिपन के टाइम ही कई ऐसी चीजें हुई, जैसे इंडिया में इन्होंने जो जो लॉर्ड लिटन ने पहले जो सिविल सर्विसेज के लिए एज घटा करके 19 साल की थी, उसे इन्होंने 21 साल कर दी थी। और ऊपर से इन्होंने एक एक वो बिल लाया था, क्या कहते हैं उसे, कि राइट, यार मैं उसका नाम भूल गया। आइचेस्टन कमेटी भी इन्हीं के टाइम पे बनी थी। इन्होंने एक बिल लाया था जिसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, इल्बर्ट बिल, राइट, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। इल्बर्ट बिल आपने इसके बारे में नाम सुना होगा। इल्बर्ट बिल देखो क्या था कि जो इंडियंस थे, इंडियन जजेस थे, इसके अंडर, इन्हीं के अंडर, इंडियन जजेस के अंडर भी यूरोपियंस को अब ट्राई किया जा सकता था। दैट वाज बेसिकली योर इल्बर्ट बिल, राइट। लेकिन इस चीज को काफी काउंटर किया गया वेस्ट में, है ना। वेस्टर्न काफी ज्यादा इसके खिलाफ, इसी बिल के खिलाफ काफी ज्यादा वहां पे वो लॉबिंग वगैरह हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि भैया वेस्ट जो है ना, भले ही लॉर्ड रिपन प्रो इंडियन रहा हो, लेकिन जो वेस्ट है, वेस्ट स्पेसिफिकली इंडिया को एज अ, ठीक है, एज अ स्लेव स्टेट ही मानता है अपना, राइट। एक तरीके से कि कॉलोनियल माइंडसेट उनका फुल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल ऐसा क्वेश्चन है कि देखो इन्होंने कैसे इसे इंट्रोड्यूस किया कि कॉलोनियल रिलेशंस बिटवीन, और हाँ देखिए लॉर्ड लिटन का यहाँ पे पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या इसमें लिख सकते हैं। लॉर्ड लिटन ने क्या क्या लाया, देखो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, ठीक है। दूसरा उसने क्या लाया कि उसने इंडिया में वो जो आर्म्स एक्ट है, ठीक है, आर्म्स एक्ट लाया जिसके तहत लोगों के पास जो आर्म्स रखने हैं उस पे बिल्कुल इसने बैन कर दिया था। तीसरा, लॉर्ड लिटन ने क्या अपना एक मेन प्रोविजन किया। और लॉर्ड लिटन के टाइम पे एक और चीज हुई कि दिल्ली दरबार इसने ऑर्गेनाइज किया था। दिल्ली दरबार जो है इसने एक दिल्ली दरबार, हाँ दिल्ली दरबार इसने उस टाइम ऑर्गेनाइज किया था। और इस पे काफी ज्यादा खर्चा भी हुआ, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। और ये इसने 1878 में किया। इसी टाइम पे इंडिया में एक एक वो ठीक है फेमाइन भी चल रहा था। तो फेमाइन से तरसे हुए लोगों पे ध्यान न देते हुए इसने खर्चा कहाँ किया, दिल्ली दरबार में, दरबार हॉल में, समझ रहे हो। तो इसीलिए भी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लॉर्ड लिटन को। तो राइट, कुछ ऐसी इसकी पॉलिसीज थी। बाकी इसके ठीक है, आई थिंक ये अफगान इन्वेजन वगैरह इसी के टाइम पे हुआ क्या, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, अफगान नहीं है वो, क्या कहते हैं उसे, खैर छोड़ो, देखते हैं आगे, चेक करते हैं। इसकी कुछ ये पॉलिसीज थी जो अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है, सोच पा रहा हूँ इस तरीके की पॉलिसीज। चेक करते हैं इन्होंने क्या इस पे किया कि हैड मूवमेंट्स ऑफ टेंशन एंड मूवमेंट्स ऑफ
ये क्या है? म्यूचुअल एप्रिसिएशन। ओके, so a colonial relation between India and Britain had moments of tension as well as mutual appreciation. The tenure of viceroyalty of Lord Lytton and Lord Ripon is often at different ends. Lord Lytton के बारे में लिखा, reduced the ICS age, हाँ वो तो हमने देखा 19 एज के लिए, है ना, to point showing the, ये क्या है, aversion to have Indian officers, ठीक है, ये इन्होंने किया, बिल्कुल सभी को मालूम है। फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, ठीक है, इससे क्रैक डाउन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया। इंटरनल एग्रेशन विद द मल्टीपल वॉर्स, अफगानिस्तान वगैरह, हाँ ठीक है, वही इन्वेजन इन्होंने भी किया। फिर दिल्ली दरबार, ये उसने लगाया, एपेथी एंड क्रूअल्टी, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, वही फेमाइन, देखो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। और फेमाइन पे पिछले साल या 2022 में आई थिंक फेमाइन पे क्वेश्चन भी आया था कि मिड 18th सेंचुरी से के बाद से फेमाइन क्यों आए। तो ऐसी ऐसी भैया ऐसे नॉनसेंस जो है लीडर्स इंडिया में थे, लीडर्स नहीं कहीं, हाँ लीडर्स ऑफ इंडियन, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में उस वक्त थे। तो इसकी वजह से भी, ठीक है, इनकी एपेथी की वजह से फेमाइन आया मेनली। देन माइंडसेट ऑफ, ये क्या है, व्हाइट मैन्स बर्डन, ये इन्होंने फिर खुद लिख दिया कि माइंडसेट ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन वगैरह ये सब, है ना। इसमें वो आर्म्स एक्ट भी लिख सकते थे कि डिप्राइविंग इंडियंस ऑफ देयर ऑर्डिनरी राइट टू कैरी आर्म्स एक्सेट्रा, तो आर्म्स एक्ट उन्होंने लाया था। फिर लॉर्ड रिपन का आएगा कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एक्चुअली ना, एक्चुअली सबसे पहले इसमें ये नहीं बताना था, जो मेरी इसमें इंटरप्रिटेशन है वो ये, पहले ये बताना है कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे भी किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल, वो जो, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा ना कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल डिजायर्स है वो एक्सप्रेस हुई इवन ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन। तो पॉजिटिव साइड पहले नहीं बतानी, नेगेटिव साइड वो क्या क्या, जैसे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के थ्रू जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो उनका एक्सप्रेस हुआ, है ना। और इसके जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन थे, लोकल गवर्नमेंट के लिए इन्होंने जो वहाँ पे फाइनेंस वगैरह का प्रोविजन किया, इस चीज को रजिस्ट किया गया। आइचिस्टन कमेटी जो इस टाइम पे बनाई थी, उसको भी इसमें रजिस्ट किया था, राइट। देन रिपील्ड, उसके बाद ये पॉजिटिव साइड आनी चाहिए कि हालांकि कुछ अच्छी बात हुई कि रिपील्ड द, ये क्या है, रिग्रेसिव प्रेस लॉज, हाँ ये इन्होंने रिपील किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन, यस इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी एक कॉलोनियल एक्सप्रेशन था। जो फैक्ट्रीज एक्ट आया 1881 वाला, ये फैक्ट्रीज एक्ट एक्चुअल में ब्रिटिश जो जो मैनचेस्टर के और लिवरपूल के जो वहाँ के ट्रेडर्स थे, उनके प्रेशर की वजह से इंडिया में आया। वो क्यों? भैया इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू कर दिया था, शुरू हो गया था, और इंडिया में लेबर तो ब्रिटेन के मुकाबले सस्ती थी, राइट। तो अगर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो ब्रिटेन के मुकाबले इंडिया में ज्यादा सस्ती गुड्स पैदा होती और इंडिया से ट्रेड होना शुरू हो जाता। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे खतरा लगा। दिस इज व्हाई दे फोर्स फॉर लेबर रेगुलेशन, है ना। ये भी एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता है। देन प्रमोशन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, शोज, अच्छा ठीक है, फॉर्मेशन एंड showcased the respect for Indian culture, for schools, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड बता रहे हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, व्हाइट कैन बी जज्ड बाय इंडियंस, ठीक है, ये सबसे ऊपर आने चाहिए थे। ये एक दो तीन पॉइंट ऐसे थे जो सबसे ऊपर आने चाहिए थे नेगेटिव वाले, है ना। ऑन अप्रोच, while Lytton was strict and looked down ऑन इंडियन, अपॉन इंडियन होता है, ठीक है, एंड ही वाज एफिशिएंट, रिपन वाज एपिथेटिक, वो सारी एम्पैथेटिक, ओके ओके। तो रिपन की इन्होंने यहाँ पे तारीफ साथ में कर दी। दे शोकेस, इतना बड़ा कंक्लूजन नहीं लिखना था, सीधी लिखी जा सकती थी एक लाइन की, ठीक है। दस बोथ लिटन एंड रिपन वर कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स, एज कॉन्ट्रास्टिंग एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसे करके कुछ है ना, ऊट पटांग ऐसा कुछ बनाया जा सकता था एक लाइन का, राइट। कुछ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आई होप रिवीजन आपका अच्छा हो रहा है भाई, रिवीजन हो रहा है अच्छा, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, 9 मिनट लग गए अपने, खैर छोड़ो। Although Mahatma Gandhi accepted Jawaharlal Nehru as his successor, the two had marked differences during the freedom struggle and their vision of independent India. Okay. पहले तो बताना है कि भैया जवाहर महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को आई थिंक कि 1942 के आसपास ओपनली डिक्लेयर किया था कि ही इज गोइंग टू बी माय सक्सेसर, राइट। सो आई थिंक ये 1942 में हुआ है। तो ऐसे करके ये लिखा जा सकता है कि महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू दे वर टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सीधी सीधी लाइन, है ना। हाउएवर दे हैड मार्क्ड डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस इसमें लिखे जा सकते हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और ये डिफरेंसेस इन अप्रोच में वो क्वेश्चन कई बार पूछ रहे हैं, जैसे एक बार
आई थिंक ये 2023 या 2022 वाले मेंस में मैंने इसमें कुछ लिखा था। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन आई थिंक एम.के. गांधी और वो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर अप्रोच इन एजुकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर अप्रोच इन नेशनलिज्म। तो उसमें डिफरेंसेस क्या है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। तो देखो नेहरू और गांधी के बीच में डिफरेंसेस बहुत सिंपल है। आप इसमें कई डायमेंशन में लिख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में अगर सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। नेहरू वाज ए सोशलिस्ट, गांधी वाज एन एनार्किस्ट। एक्चुअल में ही वाज ए सोशलिस्ट एनार्किस्ट, ठीक है? ए फिलोसफिकल एनार्किस्ट, राइट? नेहरू वाज सोशलिस्ट, गांधी वाज एन एनार्किस्ट। ही वांटेड मिनिमलिस्ट स्टेट, राइट? दूसरी बात इकोनॉमी में जवाहरलाल नेहरू फेवर्ड वो जो, ठीक है, स्पेशली जो 1936 का बॉम्बे प्लान वगैरह आया था, ठीक है? और राइट, और तो इस तरीके की और जो प्लानिंग कमेटी बनी थी, तो जवाहरलाल नेहरू विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक आइडियाज, he believed in planned economy, number one. Number दो, industrialized economy under state control. बट गांधी वॉज अगेंस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है? दूसरा इनका ये है। तीसरा एजुकेशन, नेहरू वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है? गांधी ये मेनली हिंदुस्तानी एजुकेशन, नई तालीम की बात करते थे, ठीक है? तीसरा ये इनका डिफरेंस हो गया। चौथा, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल आइडिया, महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर दैट ही प्रपोज द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज, ठीक है, ग्राम राज्य। लेकिन जवाहरलाल नेहरू एंड इम्पोर्टेंटली महात्मा गांधी हैड क्रिटिसाइज्ड पार्लियामेंट एज एज अ बांझ वुमन, ठीक है? एक तरीके से जिसे आप कहते हैं ना स्ट्राइव या स्ट्रीव, कैसे उसके प्रोनाउंस करते हैं, तो स्ट्रीव वुमेन के तौर पे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट एक बांझ औरत जैसी है, ठीक है? इसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। Jawaharlal Nehru was a parliamentary democrat. ठीक है? He was in favor of parliament. So this was also an important factor. Jawaharlal Nehru, importantly, he favored a balance between the rights and the duties, and he focused more on the rights. राइट्स में इनका इम्पोर्टेंट फोकस है। और हालांकि जो कमेटी ऑन राइट्स थी उसके जो चेयरमैन थे, आई थिंक वो पटेल जी थे, लेकिन ही फोकस्ड मोर ऑन राइट्स। हाउ हाउ डू वी नो दिस? नंबर वन, नेहरू रिपोर्ट जो इनके फादर ने प्रिपेयर कर दी थी उसमें 19 फंडामेंटल राइट्स थे, ही फेवर्ड इट। नंबर टू, 1932 में जो, ठीक है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था इकोनॉमिक राइट्स का, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स वाला जो रेजोल्यूशन पास हुआ था कराची में, उसमें ही वॉज एन इम्पोर्टेंट एक्टर, ये इन्होंने ही प्रपोज किया था। सो ही फेवर्ड राइट्स। महात्मा गांधी बिलीव दैट राइट्स आर इन एम्ब्रायनिक फॉर्म्स विद इन ड्यूटीज। तो उन्होंने धर्म की ज्यादा वहां पे वो बात करी। जवाहरलाल नेहरू, लाइक लाइक अंबेडकर, he was strictly against this caste system and कास्ट तो चलो गांधी भी थे, लेकिन वर्ण सिस्टम के वो बिल्कुल खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने, ठीक है, यार 1956 में वो जो लॉज आए थे, 3 लॉज, या मैं ना एकदम से नाम भूल जाता हूँ चीजों के, राइट? तो उस पे काफी पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी हुआ था, ये सिविल राइट्स के लिए, ठीक है? वो जो, अरे मैं कैसे उसका नाम भूल सकता हूँ, लेकिन फिर भी, राइट? तो ऐसे एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वो जो है कोशिशें थी। इनफैक्ट ही फेवर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल्सो। वर्ण सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल नकारा घोषित किया। गांधी, ही फेवर्ड वर्ण सिस्टम as a means to maintain social and functional stability in India. He favored Varna system, but he was against untouchability. There were certain degree of differences between them. Still, there were, ठीक है, points of convergence, etc. We both believed in democratic spirit, ठीक है, in the mass struggle, both उसमें believe करते थे, ठीक है? तो इस तरीके से ये लिखा जा सकता है, देखते हैं। गांधी believed in पंडित नेहरू that पंडित नेहरू was, ये क्या है, नॉर्थ इंडियन लव्ड, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, नॉर्थ इंडियन, ओके, नॉर्थ एंड साउथ, वाओ वाओ, पंडित नेहरू एज ए नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन, लव्ड इन साउथ, हिंदू रिस्पेक्टेड बाय, हाँ, हिंदू कोड बिल थे यार वो 3 सॉरी, है ना, मुस्लिम्स, अ मैन हु वाज रेवर्ड बाय वुमन, ओके, यस यस, हाँ, ये तो बात सही है एकदम राइट, ये तो एकदम बात सही है। तो डिप्राइव्ड द सेक्शन, ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना? आई होप आप समझ गए कि ये इंट्रो में क्या कहना चाह रहे थे कि भैया ही वाज एन ऑल एक्सेप्टेड लीडर इन द आईज ऑफ गांधी।
Thus he accepted Nehru as his successor. भाई ये इंट्रो ही इतना लंबा चला गया इनका, ठीक है। अब डिफरेंसेस भी कुछ थे। आई थिंक इनको ये इस बात का सेंस है कि इसलिए गैप भी छोड़ा हुआ है कि आई डोंट हैव इनफ कंटेंट, है ना। तो शायद इस वजह से इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस बीच में, इधर देखो कितना ज्यादा है खाली, लेकिन चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहले फ्रीडम स्ट्रगल पे, गांधी स्ट्रेटजी वाज स्ट्रगल टू स्ट्रगल, ओके, एंड वाज चेंज्ड बाय नेहरू टू स्ट्रगल विक्ट्री। अच्छा, हाँ, मतलब नेहरू बोलते थे कि भैया एक ही बार में डायरेक्ट स्ट्राइक कर दो ना यार, पूर्ण स्वराज एक ही बार में मांग दिया इन्होंने। तो ही वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट लाइक मी। नेक्स्ट, कि गांधीजी कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन, ठीक है, 1921 आफ्टर चौरी चौरा व्हिच वाज अपोज्ड बाय नेहरू। नेहरू formed Independence for India League with S.C. Bose and Gandhiji was with Dominion status as Swaraj। यार ये तो मजा नहीं आया, मजा नहीं आया ऑनेस्टली, सही में बताऊं ना। And Gandhiji resigned from INC after difference of opinion। यार ये ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थोड़ी ना है, पीएम कास्ट नहीं, ये मजा नहीं आया, सॉरी सॉरी। Gandhi wanted support of British in both world wars, but Nehru should, yes, this is the first good point। Next, कि vision for independent India क्या है? गांधी राम राज्य और विलेज रिपब्लिक, हाँ ये है, राम राज्य विलेज रिपब्लिक यहाँ आ गया। कि गांधी फोकस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंसी while नेहरू preferred modernization of economy, okay, good। देन गांधीज सर्वोदया, नेहरूज एम वाज, ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर्वोदया इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, राइट। आप इसमें ऐसे ही बोल सकते थे कि गांधी फोकस्ड ऑन कॉटेज इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी बिलीव्ड इन रिलीजन वाज सोर्स ऑफ एथिक्स, हाँ बिल्कुल, और ये सेकुलर, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड वाला पॉइंट। एंड देन गांधी बिलीव्ड इन वुमेन वर सुप्रीम इन डेमोक्रेटिक स्फीयर, बट ये क्या है, गांधी है वुमेन एम्बेसडर टू यूएस। ये मुझे पता नहीं है, मुझे समझ, अच्छा, डोमेस्टिक स्फीयर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि गांधी गांधी हालांकि कई बार उन्होंने इस बात को बोला है कि वुमन की जो मातृत्व की क्षमता है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट इट ही वाज नॉट रिग्रेसिव अबाउट वुमेन, ही प्रमोटेड वुमन लीडरशिप एज वेल। हाँ, देन दस वाज देयर कॉमन एंड वाज, ठीक है, फोर्स इंडिपेंडेंट एंड, यार इसमें ना कॉमनैलिटी भी लिखी जा सकती है, और ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, इसको बेटर किया जा सकता था इस आंसर को। वी हैव डिस्कस्ड अ बेटर आंसर। 3 ही मिनट बचे हुए हैं, 17 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, जल्दी से इसे एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। कि आइडेंटिफाई द, एग्जामिन द रीजंस बिहाइंड डी ग्लोबलाइजेशन वेव अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके, तो रीजन बताने हैं कि बिहाइंड द डी ग्लोबलाइजेशन अक्रॉस, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो दो फेजेस में ये लिखना है। पहले तो हम सीधा बता सकते थे कि डी ग्लोबलाइजेशन या फिर इवन ग्लोबलाइजेशन क्या है। डी ग्लोबलाइजेशन इज अ रिवर्सल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मटेरियल, ठीक है, पीपल एटसेट्रा, बता दिया है कि डी ग्लोबलाइजेशन क्या है। अब भाई सबसे पहले यहाँ बताना है, प्रूव तो करना है कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वो कैसे? भैया डी डॉलराइजेशन के इम्पैक्ट हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, और प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लिए जा रहे हैं बाय कंट्रीज, है ना। और कल्चरल हेजेमनी को जो है वो रेजिस्ट किया जा रहा है बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एटसेट्रा, ये है ना, जो वेस्ट की ऐसी, ठीक है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का राइज हो रहा है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का राइज हो रहा है, ये सब चीज इसमें मेंशन की जा सकती थी सीधा। ये इन्होंने यहाँ कैपिटल लेबर, अच्छा, ये देखो, एक इनकी अच्छी बात है, फ्लो चार्ट जितना रेलेवेंट हो, कम हो, ज्यादा हो, डजंट मैटर, ये बना देते थे। ये इनकी एक, ठीक है, अच्छी बात है, आप कह सकते हैं। रीजन फिर इकोनॉमिक, राइजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट, ठीक है, हाँ, तो ये इन्होंने यहाँ पे कोट कर दिया कि 1% लोग जो है इतना वेल्थ होल्ड करते हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए डीग्लोबलाइजेशन। आइडिया ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट पिच्ड बाय इकोनॉमिस्ट डिड नॉट टेक ऑफ, ठीक है, जे भगवती, ये इन्होंने साथ में, ये एक्चुअल में पीएन भगवती होता है। आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ये क्या है, मॉडर्न इम्पीरियलिज्म इन इकोनॉमिक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, हाँ ठीक है, मतलब ये न्यू कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं कि भैया ग्लोबलाइजेशन से ये बढ़ा है, इसलिए कंट्रीज डिससेटिस्फाइड है। सोशल, यहाँ पे आना था एक्चुअल, अच्छा, आइडेंटिटी क्राइसिस, वही जो हमने लिखा कि फ्रांस का सेकुलराइजेशन, हिजाब का कल्चर एटसेट्रा, है ना, कि भैया लोग ना अपनी आइडेंटिटी एग्जर्ट कर रहे हैं, मेनली एग्जर्ट कर रहे हैं। मॉडर्न कॉलोनीज फेस्ड बाय कम्युनिटेरियंस, ये क्या है, इंडियंस, ओके। राइज इन नेशनलिज्म, वही मैंने बोला, पेट्रियोटिज्म, एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिक्स एटसेट्रा, जैसे ट्रम्पिज्म आप इसमें लिख सकते हैं। इवांग, वो जो जॉर्जिया मेलोनी है, शी इज ऑल्सो राइटिस्ट लीडर। हाँ, तो यहाँ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर वगैरह ऊपर लिखे जा सकते थे यार।
कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर हो रहे हैं, फॉल ऑफ वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस जैसे आईएमएफ वगैरह हो गया, इनके खिलाफ नई इंस्टीट्यूशन खड़ी हो चुकी है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है? आपके कंटिजेंसी रिजर्व सॉरी जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया और ये ठीक है, ब्रिक्स बैंक हो गया, ऐसी जो है थर्ड वर्ल्ड की जो ये ठीक है, ये है, ये खड़ी हो रही है। देन बायलैटरल मेजर्स जैसे नोस्ट्रो अकाउंट हुआ, वोस्ट्रो अकाउंट हुआ, अब जो है स्विफ्ट ट्रांजैक्शन की वो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हो बात को? तो दैट मीन्स कि ये सारे मेजर्स हैं जिसकी वजह से डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है। डीडॉलराइजेशन का इम्पैक्ट इसमें आप लिख सकते थे। पॉलिटिकल ये क्या है? नेशंस पावर, बिग टेक, नेशंस लूजिंग पावर टू बिग टेक। इससे भी ग्लोबलाइजेशन एंड हो रहा है क्या? नहीं, ये तो फोस्टर हो रहा है यार एक्चुअल में। इन्होंने यहाँ मतलब एक बात समझ रहे हो कि एग्जामिनर ना ये देखना चाहता है कितना रिलेटेबल लिखते हो, है ना? ये नहीं कि वो कितना आंसर कर पा रहा है। देखो, है ना? बायस टुवर्ड्स द वेस्ट, ओके, एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइड इन इंडियन कल्चर, ट्राइबल्स, रिस्पेक्ट नेचर, यूएनएफसीसी लीड्स टू इंडिया वे ऑफ लाइफ, इंडियन वे ऑफ लाइफ। आप इसमें मिशन लाइफ को लिख सकते थे कि मिशन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट लिखे जा सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज इन ईस्ट राइज एज पीपल, ठीक है, गुड्स कम, मेक इन इंडिया एटसेट्रा। हाँ बिल्कुल, प्रिवेंट्स द एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड, एपीआई एटसेट्रा। ये क्या है? प्रवर प्रवासी भारतीय दिवस स्ट्रेंथन्स इंडियाज एनआरआई। एक्चुअल में ये तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। डी ग्लोबलाइजेशन से तो ये उल्टा खराब हो जा रहा है। चैलेंजेस भी है, रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट, एफडीआई वगैरह, ठीक है, टेक, हाँ लिख दिया इन्होंने साथ में यहाँ। दस इंडिया मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ एमर्ज एज विश्व गुरु वाइल प्रमोटिंग इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छा आंसर ही है। प्रेजेंटेशन अच्छी है यार इनकी, ऑनेस्टली आंसर से बढ़िया इनकी प्रेजेंटेशन है ना? लिखावट और प्रेजेंटेशन अलग बात होती है। आई होप ये जो सेशन है ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड एज ऑलवेज लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।